बहुत दिनों पहले की बात है। कांची नगर में राजा सूर्य प्रताप राज करता था। वह अत्यंत प्रतापी और प्रजापालक था। उसकी शासन व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। उसका मंत्री वीरभद्र भी बहुत योग्य और स्वामी भक्त था। राजा की गुप्तचर व्यवस्था अत्यंत चुस्त दुरुस्त थी, जिससे चोर डाकुओं का कोई भय नहीं था। राजा स्वयं रात्रि में भेष बदलकर भ्रमण करता और प्रजा का हाल चाल पता किया करता था। बुद्धिमान होने के कारण मंत्री वीरभद्र राजा का बहुत प्रिय था। कोई समस्या आती तो मंत्री चुटकियों में हल कर देते थे। उनकी हाजिर जवाबी के कारण राजा का मनोरंजन भी खूब होता रहता था। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, मंत्रीवर, आप दिन भर मेरे सम्मुख रहते हैं तो दिन तो बड़ा सुखमय बीतता है, परंतु फिर आप चले जाते हो। जब मुझे किसी बात की अथवा काम की जरूरत होती है तो आपको आने में बहुत विलंब होता है। मैं तो आपकी आज्ञा पाकर तुरंत ही दौड़ता हुआ आता हूं। महाराज, मंत्री ने कहा, आपका कहना ठीक है, परंतु आपका निवास स्थान बहुत दूर है, तभी आपको आने में देर होती है। राजा ने हंसते हुए कहा। मायूस होते हुए मंत्री ने कहा, फिर इसमें क्या उपाय हो सकता है महाराज? है, उपाय है मंत्रीवर, राजा ने कहा। क्या उपाय है? मंत्री ने उत्सुकता से पूछा। हम आपका महल अपने महल के पास ही बनवा देते हैं, बस फिर आप हमेशा हमारे पास ही रहेंगे। जैसे ही हम आपको याद करेंगे, आपसे मुलाकात हो जाएगी। महाराज ने उन्हें उपाय बताया। नहीं महाराज, बुद्धिमान मंत्री ने कहा, स्वामी और सेवक में कुछ तो अंतर होना ही चाहिए, नहीं तो कभी कभी अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगती। मंत्री ने समझाते हुए कहा। अरे मंत्री जी, आप व्यर्थ में ही शंका करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, बस हमें आपसे दूर रहना जरा भी अच्छा नहीं लगता है, महाराज ने कहा। राजा ने अपने महल के पास ही एक आलीशान महल मंत्री के लिए बनवाया। अब सभी जन सुख पूर्वक रहने लगे, परंतु विधाता ने तो कुछ और ही रचना रची थी। प्रातः काल का समय था। सुगंधित मंद बयार बह रही थी। पंछी गाना अपने घोंसलों में कलरव करके वातावरण को गुंजायमान कर रहे थे। आकाश में रुई की तरह बादल तैर रहे थे। सूर्य और बादलों में लुका छुपी चल रही थी। बड़ी ही लुभावना दृश्य था। बड़ा ही लुभावना दृश्य था। पूर्व दिशा अरुणिम आभा से दैदीप्यमान थी। मंत्री का पुत्र विक्रम अपने नवीन भवन की सुंदरता निरखता हुआ छत पर पहुंचा। वह प्रातःकालीन सुरमैता में खोया हुआ था कि तभी उसके नेत्रों के सम्मुख एक अत्यंत रूपसी आई। उसने देखा कि उसने जल चढ़ाकर सूर्य को नमस्कार किया। यह सामने वाला भवन राजा का महल था और वह राजकुमारी रत्नावली थी। विक्रम उसके अनुपम सौंदर्य को देखता ही रह गया। उसकी मोहक देहष्टि, लंबे काले घने बाल, मोहक चेहरा, ऐसा दैव्य रूप देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी जल चढ़ाकर नीचे चली गई और विक्रम भी नीचे उतर आया। मंत्री जी दरबार में जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि विक्रम ने उनसे कहा, पिताजी, मैं राजकुमारी रत्नावली से विवाह करना चाहता हूं। मंत्री यह बात सुनते ही क्रोधित हो उठे और उसे डपटते हुए बोले, अरे दुष्ट, यह तेरी कैसे कुतिष्ठ बुद्धि है? महाराज हमारे स्वामी हैं और तू उनकी ही पुत्री के विषय में ऐसी बात कह रहा है। भला हमारा और उनका क्या मेल? तुम्हारा राजकुमारी से विवाह कैसे हो सकता है? विक्रम बोला, मैं कुछ भी नहीं जानता पिताजी। मैं विवाह करूंगा तो उसी से, और जब तक मेरा विवाह उससे नहीं होता मैं अन्न जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसा कहकर वह अनशन करने वाली मुद्रा में भीतर जाकर लेट गया। मंत्री जी उसकी बात सुनकर सन्नाटे में रह गए।
वे अपने पुत्र का स्वभाव भली भांति जानते थे। जो वह कहता था वही करता था, जिद का पक्का था। मंत्री जी विवाह का प्रस्ताव लेकर महाराज के सम्मुख कैसे जा सकते थे, और अपने पुत्र के हठ को भी वह जानते थे। वह जानते थे कि वह जो कुछ कह रहा है वह करके मानेगा। वह वास्तव में जल तक नहीं ग्रहण करेगा। इसी भयंकर असमंजस में पड़े हुए उन्होंने अपने वस्त्र उतार दिए। वह वहीं माथा पकड़कर बैठ गए। आज पूरा दिन धीरे धीरे व्यतीत हो गया, मगर मंत्री जी दरबार में नहीं गए। तो महाराज बेचैन हो गए। उन्होंने सेवकों को बुलाने के लिए भेजा। मंत्री जी ने बीमारी का बहाना बनाकर उनसे कह दिया कि तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकूंगा। 2 दिन बीत गए। दूसरे दिन जब मंत्री जी फिर नहीं गए, तब उन्होंने फिर सेवकों को भेजा। फिर मंत्री ने वही बात दोहरा दी। इस बार उन्होंने दोबारा सेवकों को भेजा और कहा, हर हालत में मंत्री जी को लेकर आओ। अब तो मंत्री जी को वहां जाना ही पड़ा। राजा ने उनसे पूछा, क्या बात है मंत्री जी, क्या हो गया है तुम्हें? मंत्री जी संकोच में सिर नीचे किए खड़े रहे। महाराज ने कहा, बताइए मंत्री जी, आप बताते क्यों नहीं? मंत्री ने कहा, क्या बताएं महाराज, बताने वाली बात होती तो बताई भी जाती। मेरा इकलौता पुत्र है, उसने ऐसी हट पकड़ ली है कि कुछ कहा नहीं जा रहा। उसने अन्न जल छोड़ दिया है। महाराज, बताने वाली बात नहीं है, मंत्री ने विनय पूर्वक कहा। नहीं मंत्री जी बताएं, महाराज ने जोर देते हुए कहा। अपराध क्षमा करें महाराज, उसने राजकुमारी को देखा है, उस पर मोहित हो गया है। वह जिद पकड़े हुए है कि वह विवाह करेगा तो राजकुमारी से, और जब तक उसका राजकुमारी से विवाह नहीं होता तब तक वह अन्न जल नहीं ग्रहण करेगा, बिना जल के प्राण त्याग देगा। वह ऐसा करके ही मानेगा। कहते हुए मंत्री जी रो पड़े। महाराज थोड़ी देर सोच में बैठे रहे। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा, ठीक है मंत्री जी, जाकर उससे कह दो कि अगर वह राजकुमारी से विवाह करना चाहता है तो मुझे अजूबा का तमाशा दिखाए। लेकिन महाराज, उसे तो अजूबा का तमाशा आता ही नहीं है। मंत्री ने विनय पूर्वक कहा, नहीं आता है तो अजूबा का तमाशा सीख कर आए और मुझे दिखाए। मैं राजकुमारी का विवाह उससे कर दूंगा। राजा ने जब यह कहा कि आपका बेटा अगर मुझे अजूबा का तमाशा दिखा दे तो मैं राजकुमारी का विवाह उससे कर दूंगा, मंत्री के हृदय को इस बात से सांत्वना मिली जैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा मिला हो। साथ ही साथ मंत्री को इस बात की भी खुशी हुई कि राजा ने उनकी बात को समझा और इतना मौका भी दिया। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, मुझे 1 महीने की छुट्टी देने की कृपा करें, क्योंकि इस बात का तो पता ही नहीं है कि यह अजूबा का तमाशा क्या चीज है, कहाँ सीखने को मिलेगी यह कला। जब पता ही नहीं है फिर सीखेंगे कहाँ से? फिर हाथ जोड़कर कृतज्ञता पूर्वक बोले, महाराज, आपने मुझ पर बहुत उपकार किया, जो मुझे इस भयानक झंझावात से उबार लिया। अब इतनी कृपा और करें और मुझे अवकाश दें। मेरे बेटे ने अभी बाहर की दुनिया में कदम नहीं रखा है। मैं उसके साथ जाऊंगा और ढूंढ लूंगा कि कोई अजूबा का तमाशा सिखाने वाला मिल जाए। महाराज ने कहा, जाओ मंत्री जी, मैं तुम्हें छुट्टी दी, मगर याद रहे शर्त यही है कि जब अजूबा का तमाशा तुम्हारा बेटा मुझे दिखाएगा तभी मैं राजकुमारी का विवाह उससे करूंगा, वरना नहीं। मंत्री लौटकर घर आए। घर में उदासी छाई हुई थी और मंत्री की पत्नी सिर झुकाए गम में डूबी बैठी थी। विक्रम तो कौप भवन में था ही। मंत्री के घर में आते ही उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मंत्री की पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? मंत्री ने महाराज वाली पूरी बात बता दी। विक्रम यह समाचार सुनकर उठ बैठा और जोशपूर्ण स्वर में कहने लगा, चाहे संसार के उस छोर तक जाना पड़े,
मैं अजूबा का तमाशा सीख कर ही दम लूंगा। मंत्री और विक्रम के सफर की तैयारियां शुरू हो गईं। खाने पीने का सामान, रुपए पैसे और जरूरत का सामान रखकर दोनों पिता पुत्र हर नगर में पहुंचते, वहां किसी सराय में ठहरते। फिर दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर अलग अलग दिशाओं में होकर पूरे नगर का चप्पा चप्पा ढूंढते कि शायद कहीं कोई अजूबा सिखाने वाला मिल जाए। इस प्रकार कई नगरों में उन्होंने ढूंढा, लेकिन उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उन्हें यह कला सिखाता। नगर, पर्वत, वन, जंगल लांघते लांघते जगह जगह की खाक छानते हुए वे शिथिल हो चुके थे। ऐसे ही समय में एक दिन यात्रा करते समय मंत्री ने विक्रम से कहा, बेटा, अब मेरा शरीर जवाब दे रहा है। अब तो कोई ऐसा स्थान नहीं बचा जहां हमने खोजा नहीं। अब तो घर ही लौट चलें। पिताजी, आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे ही बातें करते करते दोनों एक गांव से होकर निकले। दोपहर का समय था, गर्मियों के दिन थे। दोनों ही गर्मी और प्यास से व्याकुल होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। दोनों ही गर्मी और प्यास से व्याकुल होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी ही दूरी पर एक कुआं था। उसमें से पानी निकालकर दोनों ने पिया और खाने पीने का कुछ सामान निकाला। खा पीकर दोनों थोड़ा चैतन्य हुए तो उन्होंने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक हलवाई बैठा हुआ जलेबी बना रहा था। वे उसके पास गए कि कुछ जलेबी ही ले ली जाए। वहां पहुंचकर उन्होंने जो दृश्य देखा उससे वह आश्चर्यचकित रह गए और उनके मुख से निकल पड़ा, उफ, गजब है, चमत्कार है। हलवाई जलेबी बना रहा था। बड़ी सी भट्टी पर कड़ाह चढ़ा हुआ था। आग जल रही थी, मगर लकड़ी की जगह उसने अपनी एक टांग भट्टी में लगा रखी थी जो धधक रही थी। यह देखकर मंत्री जलेबी लेना भूल गए और उसको एकटक देखते रहे। थोड़ी देर में हलवाई ने जलेबी बना ली और अपनी टांग भट्टी से बाहर निकाल ली। मंत्री और विक्रम यह देखकर दंग रह गए कि उसकी टांग एकदम स्वस्थ और ठीक है। यह देखकर मंत्री अपनी उत्सुकता को दबा नहीं सके और अधीरता से हलवाई से पूछा, श्रीमान, आपकी टांग तो भट्टी में जल रही थी, पर यह तो बिल्कुल ठीक है। यह कैसा चमत्कार है? हलवाई ने उदासीन भाव से उत्तर दिया, यह चमत्कार अजूबा का तमाशा है। अजूबा का तमाशा? यह शब्द उनके दिमाग में खनक उठा। यही कला तो मंत्री और विक्रम को नचाए नचाए फिर रही थी। मंत्री और विक्रम के चेहरे पर चमक आ गई। उनके चेहरे खिल उठे। मंत्री ने अनुनय भरे स्वर में हलवाई से कहा, आप मेरे बेटे को अजूबा का तमाशा सिखा दोगे? उसने कहा, हाँ, सिखा दूंगा, मगर इसके लिए रकम बहुत देनी पड़ेगी। क्या सिखा सकोगे? हाँ, आप जितना बताएं मैं उतना धन आपको दूंगा। मंत्री ने कहा, मैं आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। आप मेरे बेटे को अजूबा का तमाशा सिखा दें। हलवाई ने कहा, लेकिन एक बात है, यह कला सीखना कोई आसान बात नहीं है। इसमें जान भी जा सकती है। यह बहुत ही खतरनाक है। आप इस बात पर तैयार हैं तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। यह बात सुनकर मंत्री घबराए। उन्होंने कहा, जान जा सकती है तो यह कैसी और कौन सी कला है? तब तो मैं यह तमाशा नहीं सिखाऊंगा, मेरा इकलौता बेटा है। मंत्री के ऐसा कहते ही विक्रम तड़प उठा, नहीं नहीं, मैं तैयार हूं, चाहे जान भले ही चली जाए, मैं यह विद्या जरूर सीख लूंगा। मंत्री ने हलवाई को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। मंत्री ने हलवाई से पूछा, आप यह विद्या कितने दिनों में सिखाओगे? हलवाई ने कहा, 1 महीने में। मंत्री ने अपने बेटे से कहा, ठीक है, 1 महीने के बाद तुम मुझे यहीं इसी जगह इसी पेड़ के नीचे मिलना। इतना कहकर मंत्री वहां से रवाना हो गए और हलवाई विक्रम को अपने साथ लेकर चला गया। माया अपने मोहल्ले के 5-6 बच्चों के साथ
गंगा जमुना का खेल खेल रही थी। जमीन पर लाइन खींचकर बड़े बड़े खाने बने थे। बड़े जोरों से खेल चल रहा था, तभी बेईमानी हो गई और झगड़ा हो गया। यह नीटू है ना? माया ने उसके कान खींचते हुए कहा। पक्का बेईमान है। यह तो 8 वर्ष का, पर देखो शैतानी कितनी भरी है। बिल्कुल शैतानी का पुतला है, हमेशा यही बिगाड़ता है खेल। माया 18-19 वर्ष की हो चुकी थी। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। बाप ने ही उसको पाला था। उसका बाप, जिसका नाम हरिचरण था, पर उसके व्यवसाय के हिसाब से लोग उसको हलवाई ही कहने लगे थे। उसका नाम कोई कोई ही लेता था। यूं तो काम वह हलवाई का करता था, पर पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता। मसान साधता, मरघट की खाक छानता, आधी आधी रात तक मंडराता रहता था। उसका बड़ा ही रहस्यमय व्यक्तित्व था। मोहल्ले के लोग उससे अंदर ही अंदर भय खाते थे। कोई बात हो जाने पर कोई भी उससे लड़ता झगड़ता नहीं था। अंदर ही अंदर सब उससे डरते थे। वह भली भांति तंत्र विद्या में पारंगत हो गया था। कोई न कोई उससे मिलने आते रहता था या फिर तंत्र मंत्र सीखने आता था। माया अकेले घर में क्या करती, इसलिए वह मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलती रहती थी। मोहल्ले की स्त्रियां इतनी बड़ी लड़की को घर के कामकाज में लगा देखने की आदी थी। वह उसे इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते देखकर हंसी उड़ाया करती थी, लेकिन कहती कुछ नहीं थी। वह इतनी बड़ी हो चुकी थी, पर उसको कोई टोकने वाला तो था नहीं, इसलिए उसका बचपन अभी भी गया नहीं था। बचपन गया नहीं था और यौवन आरंभ हो चुका था। वह हतप्रभ सी वह संधि के पुल पर खड़ी थी। वह चकित होकर नित नवीन अनुभूतियों से गुजरती कल्पना में खो जाती। अब उसके सपनों में नीटू, चीकू, गोलू के खेल के झगड़े नहीं, बल्कि एक सुंदर घोड़े पर सवार राजकुमार की तस्वीर उभरती थी, और वह दिन में भी अक्सर उसे याद कर मुस्कुरा उठती। ऐसे समय में उसके छोटे छोटे सखी सखा हैरान होकर एक दूसरे से कहते, मित्रों, देववाणी चैनल की ये कथाएं आपको कैसी लगी हैं? हमें सुझाव में जरूर बताएं, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मित्रों, दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।